कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर एक मस्जिद है, बांकरा मस्जिद, जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद भी कहा जाता है। 11 जुलाई 2026 को एयरपोर्ट के जेसोर रोड वाले गेट नंबर 8 पर अचानक ताला लगा दिया गया। जो लोग मस्जिद में रोजाना नमाज पढ़ने आते थे, उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन ने लोगों को कारण बताया कि भारी बारिश से अंदर जाने वाली सड़क टूट गई है, मरम्मत के काम में 2 दिन लगेंगे। लोग शांति से वापस लौट गए। उन्हें लगा कि 2 दिन बाद गेट खुल जाएगा। रविवार का दिन बीत गया, 2 दिन गुजर गए, लेकिन गेट नहीं खुला। दरअसल सड़क की मरम्मत महज बहाना था, हकीकत कुछ और थी। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने उस गेट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। इसका कारण अति संवेदनशील सुरक्षा बताया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि यहाँ रोज आम लोगों का आना जाना बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है। इस फैसले के बाद नमाजियों का अंदर जाना बंद हो गया। गेट पर आज भी ताला लगा है, पर गेट के बाहर जो लोग खड़े थे वो बाहरी नहीं थे। उनके दादा परदादा 1890 के दशक से बांकड़ा मस्जिद में इबादत करते आ रहे हैं। 136 साल पहले यहाँ दूर दूर तक किसी हवाई अड्डे का कोई नामो निशान नहीं था। उस जमाने में यह इलाका एक गांव हुआ करता था। मस्जिद उसी गांव का हिस्सा थी। लोग इस बात से हैरान हैं कि उनकी पुश्तैनी जगह पर जाने से उन्हें अचानक कैसे रोका जा सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं। सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यहाँ कई सवाल उठते होंगे। हवाई अड्डे के बीचों बीच ये मस्जिद कैसे आ गई? मस्जिद 136 साल पुरानी है, तो एयरपोर्ट को थोड़ा हटाकर क्यों नहीं बनाया गया? इस मस्जिद और एयरपोर्ट का क्या कनेक्शन है? कैसे ये इमारत रनवे के इतने करीब घिर गई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज के आधुनिक विमानन केंद्र के बीच ये ढांचा कैसे बचा रहा? इसका जवाब जानने के लिए हमें राजनीति को भी समझना होगा। ये मुद्दा 30 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था। सरकारी फाइलें धूल फांक रही थीं। पिछली सरकारों ने इस पर चुप्पी साधे रखी। किसी ने भी कड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। पर मई 2026 में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ। 15 साल पुरानी सरकार बदल गई। नई सरकार के आते ही प्राथमिकताएं भी बदल गई। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। इस राजनीतिक उलटफेर ने ही विवाद को सुलगा दिया, जिससे ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया। आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास और ऐतिहासिक विरासतों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या मस्जिद को हटाया जाएगा या कोई नया रास्ता निकलेगा? इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमें 1890 के उस दौर में लौटना होगा जब यहाँ रनवे नहीं, खेत होते थे। गांव का नाम था गौरीपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत और जिंदगी शांति से गुजर रही थी। स्थानीय आबादी ने इबादत के लिए जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। गांव के लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे। उस वक्त किसी के जहन में यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि ऊपर से कभी हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। वक्त बीतता गया और साल 1924 में अंग्रेजों ने कलकत्ता के पास दमदम एयरड्रोम की नींव रखी। यही इस विवाद की असल जड़ है। इसके कुछ साल बाद 1929 में यहाँ बंगाल फ्लाइंग क्लब की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में ये हवाई पट्टी बहुत छोटी हुआ करती थी। उस समय हवाई जहाज भी कम ही उड़ते थे। आसमान में गिने चुने विमान ही नजर आते थे। आज के मुकाबले तब का एयर ट्रैफिक ना के बराबर था। हवाई पट्टी बनने के बावजूद गौरीपुर गांव और उस ऐतिहासिक मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां का जनजीवन अपनी पुरानी रफ्तार से चलता रहा। लोग खेतों में काम करते रहे और मस्जिद में अजान गूंजती रही। उस जमाने के विमानों में बहुत लंबी दूरी तय करने की क्षमता नहीं होती थी, इसलिए धीरे धीरे कलकत्ता का ये हवाई अड्डा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रमुख पड़ाव बन गया। असली बदलाव आजादी के बाद हुआ। 1950 का दशक आते आते कलकत्ता की तस्वीर तेजी से बदली। शहर देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पावर हाउस बन रहा था। व्यापार लगातार बढ़ने लगा। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे और हवाई यातायात में अचानक तेजी आ गई। बढ़ते एयर ट्रैफिक को संभालने के लिए एयरपोर्ट के विस्तार की जरूरत महसूस हुई। यहीं से गौरीपुर गांव के लिए मुश्किल शुरू हुई। सरकार ने फैसला लिया और मुख्य रनवे के आसपास के गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया। यही इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़ने पड़े। गौरीपुर गांव के लोगों को जेसोर रोड के पास करीब 6-7 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में बसाया गया। लोगों के घर टूट गए
और खेत एयरपोर्ट में मिल गए। 1962 में गांव का आखिरी घर भी वहां से हटा दिया गया। गांव वाले तो चले गए, लेकिन उनकी बनाई वो मस्जिद वहीं खड़ी रही। उसी साल पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिग्रहण की हुई जमीन आधिकारिक रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी। यहाँ इतिहास का सबसे अहम मोड़ आता है। पूरा गांव खाली करा लिया गया था, लेकिन मस्जिद को छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल बहुत वाजिब है। इसे तत्कालीन सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच हुआ अनकहा सा समझौता कह सकते हैं। प्रशासन ने धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ढांचे को नहीं छेड़ा। उस जमाने में हवाई जहाज आकार में छोटे होते थे। एविएशन सिक्योरिटी के नियम भी आज जितने सख्त नहीं थे। सुरक्षा को लेकर आज जैसी चिंताएं तब नहीं थी, इसलिए मस्जिद का वहां होना किसी खतरे की घंटी नहीं लगा। ये अनकहा समझौता उस वक्त तो बहुत आसानी से काम कर गया और बात आई गई हो गई, लेकिन वक्त हमेशा समान नहीं रहता। समय के साथ विमानों का आकार बदला, छोटे जहाज अब बड़े विमानों में तब्दील होने लगे और नियमों में भी सख्त बदलाव आना शुरू हो गया। अब ये मस्जिद सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रही, बल्कि आधुनिक रनवे के बीच तकनीकी चक्रव्यूह बन चुकी है। रडार के सिग्नल, रनवे की लंबाई और 165 मीटर की दूरी ने पूरा खेल बदल दिया। आज कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारी दबाव में काम कर रहा है। हर दिन 60 से 70 हजार यात्री यहाँ से उड़ान भरते हैं। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों में संख्या 3 लाख भी पार कर जाती है। सरकार इसे सालाना 4 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाली विशाल एरोसिटी में बदलना चाहती है। इसके लिए एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी हो गया है, पर इस लक्ष्य के रास्ते में बड़ी तकनीकी दीवार खड़ी है। ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था के मुताबिक किसी भी रनवे के आसपास 240 मीटर तक कोई भौतिक ढांचा नहीं होना चाहिए, ताकि विमान बिना किसी खतरे के उड़ान भर सके। यहीं पर यह मस्जिद सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ये ऐतिहासिक ढांचा एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर मौजूद है। जब कोई विमान रनवे पर उतरने के लिए नीचे आता है, तो इमारत उसके रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती है। पायलट को इस बाधा से सुरक्षित बचने के लिए अपनी लैंडिंग प्रोफाइल में बदलाव करना पड़ता है। इसके पास मौजूद तालाब भी पक्षियों को आकर्षित करता है, जो विमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए अधिकारियों ने डिस्प्लेस्ड थ्रेशहोल्ड नाम का तकनीकी रास्ता निकाला। इसके तहत रनवे के टचडाउन पॉइंट को 88 मीटर आगे खिसका दिया गया। टचडाउन पॉइंट वो जगह होती है जहां विमान के पहिए जमीन को पहली बार छूते हैं। इस पॉइंट को खिसकाने से रनवे की लंबाई घट गई। इससे सेकेंडरी रनवे की लंबाई घटकर 2832 मीटर रह गई। एयरबस 320 या बोइंग 737 जैसे छोटे विमानों के लिए तो इतनी जगह काफी होती है। दिक्कत तब होती है जब बोइंग 787 जैसे वाइड बॉडी विमान यहाँ उतरने आते हैं। लंबी दूरी वाले इन बड़े विमानों को उतरने के लिए बहुत लंबे रनवे की दरकार होती है। ऐसे में 2832 मीटर की दूरी में इन विमानों को उतारना पायलट के लिए जानलेवा जोखिम हो सकता है। लैंडिंग के वक्त हुई हल्की सी चूक भी हादसे को दावत दे सकती है, इसलिए बड़े विमान इस रनवे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उल्टी दिशा से आने वाली उड़ानों के लिए भी मस्जिद के कारण विजिबिलिटी में परेशानी होती है। दिक्कत सिर्फ रनवे की लंबाई तक सीमित नहीं है। सर्दियों के मौसम में कोलकाता अक्सर घने कोहरे की चादर में लिपट जाता है। कोहरे में सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमानों को ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कोलकाता के मुख्य रनवे पर CAT-3B नाम का आधुनिक रडार लगा है। ये सिस्टम जीरो विजिबिलिटी में भी विमानों को उतार सकता है। परेशानी यह है कि इस एडवांस रडार को सेकेंडरी रनवे पर नहीं लगाया जा सका। कारण वही 165 मीटर दूर खड़ी इमारत है। यह ढांचा ILS रडार से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स के रास्ते में आ जाता है और उन्हें डिस्टॉर्ट कर देता है। सिग्नल टूटने का मतलब है कि पायलट को रनवे का सही अंदाजा नहीं मिल पाएगा। सिग्नल खराब होने के कारण कोहरे में सेकेंडरी रनवे किसी काम का नहीं रहता। सर्दियों में जब मुख्य रनवे मरम्मत के लिए बंद होता है तो एयरपोर्ट ठप पड़ जाता है। उड़ानें लेट होती हैं और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इन ढांचागत और तकनीकी बाधाओं से अलग ये मुद्दा अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका है। एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा बेहद संवेदनशील होता है। इसे टियर 3 जोन कहा जाता है। इसके नियम बहुत कड़े होते हैं। सूबे का मुख्यमंत्री तक बिना क्लियरेंस इस हिस्से में कदम नहीं रख सकता।
पर गेट नंबर 8 का नजारा बिल्कुल अलग था। यहाँ दिन में 5 बार लोग इसी हाई सिक्योरिटी एरिया में जाते थे। जुम्मे के दिन 100 से ज्यादा लोग अंदर जाते थे। रमजान के महीने में संख्या 350 के पार पहुंच जाती थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इनकी चेकिंग का तरीका थी। गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सिर्फ इन लोगों का आधार कार्ड देखते थे और फिर ये लोग सीधा उन रास्तों से गुजरते थे जहां से विमान मुख्य रनवे की तरफ जाते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा जोखिम था। बंगाल में जाली आधार कार्ड और फर्जी पहचान पत्रों के ढेरों मामले सामने आते रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी कई बार इन जाली कागजातों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर चुकी थी। ऐसे में किसी भी दिन कोई गलत इंसान भीड़ का फायदा उठाकर अंदर घुस सकता था। ये इलाका राजनीतिक रूप से भी बहुत अस्थिर रहता है। हाल ही की 20 जून 2026 की घटना इसका जीता जागता सबूत है। उस शुक्रवार की रात टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी दिल्ली से वापस लौटे थे। उनके बाहर आते ही एयरपोर्ट पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालात बेकाबू हो गए, सड़क पर ट्रैफिक रुक गया। ये घटना बताती है कि एयरपोर्ट के आसपास का माहौल कितनी जल्दी हिंसक रूप ले सकता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर बाहर बवाल कर रही उग्र भीड़ गेट नंबर 8 के रास्ते एक्टिव टैक्सी वे तक पहुंच जाती तो क्या होता? बाहरी भीड़ का अंदर आना घातक रूप ले सकता था। इन्हीं सब चिंताओं के कारण गेट पर ताला लगाने का सख्त फैसला लिया गया। पर सवाल तो ये भी है कि जो सुरक्षा का खतरा आज इतना बड़ा लग रहा है, वो पहले किसी को नजर क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब राजनीति के उन पन्नों में छिपा है जिन्हें 30 साल तक खोला ही नहीं गया। 1990 के दशक तक उड्डयन मंत्रालय को खतरे का एहसास होने लगा था। अधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मस्जिद को हटाने की मांग की। तब बंगाल में वामपंथी सरकार का दौर था। केंद्र सरकार ने ढांचे को एयरपोर्ट के बाहर विस्थापित करने का प्रस्ताव राज्य को भेजा। फाइल तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के डेस्क तक पहुंच गई। उन्होंने राजनीतिक नफे नुकसान का बारीकी से आकलन किया। फिर उस फाइल पर 2 शब्द लिखे, नॉट अप्रूव्ड। फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। मुद्दा वापस ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ वक्त गुजरा, फिर 2003 में तत्कालीन उड्डयन मंत्री शाहनवाज हुसैन खासतौर पर कोलकाता पहुंचे। उस समय बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार चल रही थी। शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की। उस वक्त भी धार्मिक विरोध का डर दोनों सरकारों पर हावी रहा। ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महंगा और पेचीदा रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि मस्जिद को नहीं छुआ जाएगा, सेकेंडरी रनवे की दिशा को ही थोड़ा सा मोड़ दिया जाएगा। इस काम के लिए 16 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही बंगाल की राजनीति में उलटफेर हो गया। 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। उनका कार्यकाल लगातार 15 साल यानी कि 2026 तक चला। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी मामले का हल निकालने के लिए लगातार आवाज उठाती रही। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को कई प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा हाथ लगी। 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनोखा प्रस्ताव रखा। जेसोर रोड से मस्जिद तक अंडरग्राउंड टनल बनाने की बात कही गई। मकसद था कि जमीन के ऊपर का हिस्सा टैक्सी ट्रैक के लिए खाली हो सके। सुरक्षा एजेंसियों ने इस आइडिया को खतरनाक बताया और मंजूरी नहीं दी। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तत्कालीन सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। उनका कहना था कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से मस्जिद को नहीं हटाया जा रहा है। इसी राजनीतिक गहमागहमी के बीच मई 2026 में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ। सुवेंदु अधिकारी प्रचंड बहुमत के साथ नए मुख्यमंत्री बने। नई सरकार के आते ही शासन का तौर तरीका बदल गया। तुष्टीकरण के पुराने आरोपों की जगह अब आक्रामक फैसलों ने ले ली। सत्ता संभालते ही नई सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी। विकास की राह में आने वाली हर बाधा को हटाना उनकी पहली नीति बन गई। जुलाई 2026 में सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए। विधानसभा से प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे सख्त कानून पास किए गए। इन कानूनों का मकसद है पुराने सिंडिकेट राज को हमेशा के लिए खत्म करना। प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। एयरपोर्ट और बांकरा मस्जिद के मुद्दे पर भी नई सरकार का रुख बहुत कड़ा रहा। 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को हर चीज से ऊपर बताया। उनका कहना था कि कोलकाता एयरपोर्ट की लोकेशन रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। चीन और बांग्लादेश के बॉर्डर पास होने के कारण इस एयरपोर्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है। इतने संवेदनशील डिफेंस और ट्रांसपोर्ट हब के गेट बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रखे जा सकते।
ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, सरकार असल में एक्शन ले रही है। पर विपक्ष का आरोप है कि ये फैसला खास समुदाय के खिलाफ है। यहीं पर सरकार ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। स्थानीय बीजेपी विधायक सौरव सिकदर ने बहुत अहम खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विकास के लिए सिर्फ बांकरा मस्जिद को नहीं हटाया जाएगा, एयरपोर्ट थाने के पास मौजूद हिंदू मंदिर को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। मंदिर को हटाने के फैसले ने बड़ा संदेश दिया, जो ये साबित करता है कि सरकार का पैमाना सबके लिए बराबर है। ये कदम किसी सांप्रदायिक एजेंडे के तहत नहीं उठाया गया। ये विशुद्ध रूप से ढांचागत विकास और सुरक्षा की मजबूरी है। वहीं प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के सामने भी सुलझा हुआ प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बाउंड्री के बाहर जमीन देने की पेशकश की है। साथ ही नई मस्जिद बनाने का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। प्रशासन चाहता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और एयरपोर्ट का विकास भी न रुके। सरकार जमीन और पैसा दोनों दे रही है, विकास भी होगा और आस्था भी बची रहेगी। लेकिन इस पुराने और जज्बाती मुद्दे पर स्थानीय समुदाय का अपना एक अलग नजरिया है। वो अब 1991 के उस ऐतिहासिक कानून का सहारा ले रहा है जो इसे भारत की सबसे उलझी हुई कानूनी लड़ाई बना सकता है। 12 जुलाई 2026 की रात जेसौर रोड के पास भारी भीड़ जमा हुई, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। सिर्फ बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि कोई भी सड़क जाम नहीं करेगा, अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का आक्रामक टकराव नहीं किया जाएगा। जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ये अपील की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं और हमें कोई बवाल नहीं चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। वहीं मस्जिद कमेटी के सदस्यों का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि ये अल्लाह का घर है और इसे हटाने की मंजूरी देने का अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी बड़ी संस्थाओं से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि बड़े धर्मगुरु सरकार से बात करके शांतिपूर्ण समाधान निकालें। जब प्रशासन के साथ शुरुआती बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो कानूनी रास्ता चुना गया। समुदाय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून का सहारा लिया, जिसकी धारा 3 बहुत अहम मानी जाती है, जो कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था उसे कभी नहीं बदला जा सकता। कमेटी दावा कर रही है कि उनके पास 1890 के दशक के जमीन के पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे एंड लैंड रिफॉर्म्स के कागज ये साबित करते हैं कि मस्जिद 1947 से बहुत पहले वहां मौजूद थी। उनका तर्क है कि इस कानून के तहत मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को किसी भी हाल में बदला या हटाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद है उसका मालिकाना हक 1962 से उन्हीं के पास है। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण करके उन्हें सौंपा था तभी से ये सरकारी संपत्ति बन चुकी है। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर मजबूती से अड़े हुए हैं। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरु आपस में बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे? सरकार नई जमीन देने और मस्जिद बनाने का पूरा खर्च उठाने का प्रस्ताव दे चुकी है। अगर आपसी सहमति से मस्जिद को सम्मान के साथ नई जगह पर शिफ्ट किया जाता है तो ये बड़ा समाधान होगा, और सहमति नहीं बनती है तो हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। मामला न्यायिक प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत साल बीत जाएंगे। ऐसे में न तो नमाज पढ़ने वालों को राहत मिलेगी और न ही एयरपोर्ट का जरूरी आधुनिकीकरण हो पाएगा। फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के पास खामोशी पसरी है। गेट नंबर 8 पर जड़ा ताला और 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद दोनों फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या फैसला होना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी वाले एक्सप्लेनर्स देखने के लिए अभी कड़क को सब्सक्राइब कीजिए।